लॉन सारे में फजर उतरी थी जब वो व्हील चेयर को खुद घसीटती खींचती लॉन में आई। शबनम के कतरे घास पे बिखरे थे, दूर कहीं परिंदों की हम्स सुनाई दे रही थी, मुख्तलिफ बोलियां, मगर एक ही बात इंसानों की समझ में ना आई, और वो बात है। तभी वो आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर चलाती दीवार के साथ आगे बढ़ने लगी। दीवार के उस पार मस्जिद की इमारत थी। सुबह के वक्त मस्जिद के सहन में बच्चों को नाजरा की क्लास होती थी। वहाँ बच्चे बुलंद आवाज़ में कुरान पढ़ा करते थे। उनकी तजवीद और हल्की आवाज़ उनके लॉन में भी सुनाई देती थी। वो आवाज़ आज भी आ रही थी। वो वहीं दीवार के साथ व्हील चेयर रोके कान लगाकर सुनने लगी। वो सब मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे थे, और दाखिल हो जाओ दरवाजे से सजदा करते हुए, और कहो हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे, और अनकरीब हम एहसान करने वालों को ज़्यादा देंगे। आज उसने बहुत अरसे बाद वो आयत सुनी थी। वो बेख्तियार गोद में रखे कुरान के सफ़े पलटने लगी। वो बनी इसराइल के एक हैकल में दाखिल होने का किस्सा था। सूरह बकरा की 58 आयात। जब उन्होंने हिंतातुन के बजाय हंतातुन कहा था। मखमल को कभी ये किस्सा समझ में नहीं आया था। अब भी वो उलझ सी गई और सफ़ा निकाला। उसमें उसने कोई ख़ास नोट्स नहीं लिखे थे, शायद पुराने रजिस्टर में हूँ जो अलग से थे। उसने अपनी व्हील चेयर का रुख मोड़ा और अंदर ले गई। स्टडी में एक जगह उसने अपने पुराने नोट्स रखे थे। वो इनको ढूंढने स्टडी में आई। दरवाज़ा अध खुला था। वो अंदर आ गई। अमायूस उसकी तरफ पुश किए रैक में से कोई किताब निकाल रहा था। आखिर पे पलटा, एक नज़र उसे देखा और फिर वापस काम में लग गया। अजनबियत, सर्दमाहरी, बेहिसी, मगर ज़्यादा दिल चलाए बगैर वो कमरे के मतलूबा हिस्से की तरफ बढ़ गई। उसके नोट्स वहीं रखे थे। गर्द की एक तह उन पे जमी थी, जैसे उन गुजरे बरसों में बस वाजबी सी सफाई की जाती रही हो। जाहिर है फरिश्ते क्या क्या देखे। उसे किसी दिन स्टडी की सफाई करवाना चाहिए। वो सोचती हुई मतलूबा रजिस्टर ढूंढने लगी। बगैर किसी दिक्कत के इसे वो रजिस्टर सामने ही मिल गया। इस पे हल्की सी गर्द की तह जमी थी। मखमल ने वो तिरछा करके चेहरे के सामने किया और फूंक मारी। गर्द उड़कर दूर बिखर गई। मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, हुमायूं बगैर किसी तमीद के खड़े खड़े किताब के सफ़े पलट पलट करते हुए बोला था। लम्हे भर को मखमल को लगा वो धूल मट्टी रजिस्टर से उड़कर हर तरफ छाने लगी है। उसने बामुश्किल रुख मोड़कर उसे देखा। वो बेनियाज सा किताब के वर्क पलट रहा था। मेरा मतलब मुकम्मल अलहदगी से है। मैं अब ये रिश्ता मज़ीद नहीं निभाना चाहता, सो मुझे अपने पैरों की जंजीर खोलने दो। सनी हम दोनों का बेटा है और 7 साल का हो चुका है। उसकी कस्टडी उसे खुद डिसाइड करने देना। धूल शायद उसकी आंखों में भी पड़ गई थी। वो सुर्ख पड़ने लगी। वो लब कुचलती उसकी बात सुन रही थी। अगर सनी तुम्हारे साथ रहना चाहे तो मैं उसे मजबूर नहीं करूँगा कि वो मेरे साथ रहे, और अगर वो मेरे साथ रहना चाहे तो तुम उसे मजबूर मत करना। जो भी फैसला करो मुझे बता देना, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ। उसने किताब रैक में रखी और बिना उसको देखे लंबे लंबे ढक भरता बाहर निकल गया। वो शदीद सदमे के जेरे असर थी। पत्थर बनी बैठी रह गई। क्या हुमायूं इस तरह उसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकता है? अगर करता है तो करने दो, मैं मर नहीं जाऊंगी उसके बगैर। एकदम उसने सर झटका। आंख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है, मगर हम जुबान से वही कहेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो। बेख्तियार से वो मंदम सी आवाज़ उसकी समाज से टकराई थी। उसके दिल को जैसे करार आ गया था। उसने रजिस्टर खोला। नोट्स में इस वाक़े के मुतल्लिक बस इतना लिखा हुआ था कि हैकल में दाखिले से कबल जब बनी इसराइल को कहा गया कि सवारियों पे झुकते हुए आजिज़ी से हित्तातुन यानी बख्शिश कहते हुए दाखिल हो, तो वो तमस्खर उड़ाते हुए ज़ुबानें मरोड़ मरोड़ कर हिंततुन कहते हुए दरवाजे से दाखिल हुए। हिंततुन का मतलब होता है गंद। इससे आगे सफ़ा ख़त्म था। उससे ज़हन तमाम सोचों को झटक कर इन अल्फाज पे गौर किया और फिर नए सिरे से उलझ गई। वो वाक़या उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। बनी इसराइल जैसी जीनियस और अक्लमंद कौम ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने गंद किस चीज़ को कहा? जब उनको सीधे तरीके से बताया गया था कि वो बख्शिश मांगे, तो उन्होंने गंद गंद क्यों कहा? एक तरफ वो इतने ज़हीन थे कि हित्तातुन से मिलता जुलता लफ्ज़ ढूंढ लाए, और दूसरी तरफ इस लफ्ज़ को कहने का मतलब ही नहीं बनता था। आखिर क्यों उन्होंने सही लफ्ज़ ना बोला था? हिंतातुन क्यों कहा? वो समझ ना पाई और फिर कुरान बंद करके रख दिया। दिल इतना खाली था कि तफसीर खोल कर तफसील पढ़ने को भी नहीं चाहा। कानों में अभी तक हुमायूं के अल्फाज गूंज रहे थे। एक आंसू उसकी आंख से निकला और रुखसार पे फिसलता चला गया। तू जिस हाल में भी रखे मेरे मालिक, मैं तुझसे राजी। और नहायत बेदर्दी से उसने हथेली की फुश से आंसू रगड़ डाला था। तैमूर तो उसके छोटे छोटे लुकमे ले रहा था। डाइनिंग टेबल पे उसके अलावा कोई और ना था। वो अपनी व्हील चेयर घसीटी डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई तो आहट पे चौंका। लुकमे तोड़ते छोटे छोटे हाथ रुके और सर उठाया। मखमल को आते देख उसके माथे पर बल पड़ गया। उसने तो उसका बचा टुकड़ा जोर से प्लेट में वापस फेंका और कुर्सी पीछे को देख के ली। बैठो तैमूर, मुझे तुमसे बात करनी है। आई डोंट वांट टू टॉक यू। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ था। मगर मुझे करनी है, और ये तुम्हारे डैड का मैसेज है, मेरा नहीं। व्हाट?
वो लम्हे भर को रुका, माथे पे बल और भवें तनी हुई। शायद मैं इस घर से चली जाऊं, शायद अब हम साथ ना रहे, मैं और तुम्हारे डैडी। आई डोंट केयर। तैमूर, तुम किसके साथ रहना चाहोगे, मेरे साथ या डैडी के साथ? वो जानती थी कि तैमूर का जवाब कम से कम उसके हक में नहीं होगा, फिर भी पूछ लिया। किसी के साथ भी नहीं। उसने बेजारी से शाने उचकाए थे। मगर बेटा, आपको किसी के साथ तो रहना ही होगा। मैं आपका नौकर हूँ जो किसी के साथ रहूं? जस्ट लीव मी अलोन। वो एकदम जोर से चीखा था, फिर कुर्सी को ठोकर मारता अंदर चला गया। वो तासुस से दूर जाते देखती रही। ये तल्ख लहजा, ये बदमिजाजी, ये अंदर भरा जहर, ये किसने तैमूर के अंदर डाला? और इससे पहले कि वो उसके बाप को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराती, एक मंजर सा उसकी निगाहों के सामने बनने लगा। जीन्स कुर्ते में मलबूस ऊंची पोनी टेल वाली एक लड़की, चेहरे पे ढेरों बेजारी सजाए, चिल्ला रही थी, मैं आपके बाप की नौकर हूँ जो ये करूँ? उसके मुखातब बहुत से चेहरे थे, कभी ताई मेहताब, कभी मुसरत, कभी कजन्स, तो कभी कोई चचा। इसे वो मुंह फट बदमिजाज और तल्ख लड़की याद आई। उसका रुआं रुआं कांप उठा। हाँ, जो अपने बड़ों के साथ जैसा करता है उसके छोटे भी उसके साथ वैसा ही करते हैं, कोई उसके अंदर बोला था। रास्ता एक ही है, उस पे इंसान एक वक्त तक चलता है और फिर आखिर वो वापस अपने कदमों के निशानों पे लौटता है। जो बबूल उगा कर जाते हैं उनको लहू लुहान करने वाले कांटे ही मिलते हैं, और जिन्होंने फूल बखेरे हों उनका इंतज़ार गुलिस्तान ही कर रहे होते हैं। मखमल, किसी ने पुकारा तो वो ख्यालों से जागी और फिर सख्ती से आंखें रगड़ी। क्या मैंने ठीक सुना है? फरिश्ते जैसे बेयकीन सी उसके सामने आई। क्या? उसने खुद को संभालते हुए सर उठाया। मखमल, तुम और हुमायूं अलग हो रहे हो? वो मुतैयर सी कहती उसके सामने ज़मीन पे घुटनों के बल बैठी और दोनों हाथ उसकी गोद में हाथों दरे हाथों पे रखे। हाँ शायद, मगर तुमने ऐसा फैसला क्यों किया? वो मुस्तरिब सी उसकी आंखों में देखती जवाब तलाश कर रही थी। मैंने नहीं किया, हुमायूं ने किया है। क्या उसने खुद तुम्हें ऐसा कहा है? हाँ। तो तुमने मान लिया? वो बेयकीन थी। मेरे पास चॉइस बची है क्या? फरिश्ते टुकड़ टुकड़ उसका चेहरा देख रही थी। फरिश्ते, मेरे इख्तियार में न कल कुछ था न आज है। हुमायूं ने फैसला सुनाना था, सुना दिया। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो मैं क्या उसे मजबूर करूं? नहीं। उसने सख्ती से नफी में सर हिलाया। अगर वो इलाही चाहता है तो ठीक है, मैं मुसालियत की आखिरी कोशिश ज़रूर करूँगी, मगर मैं उससे भीख नहीं मांगूंगी। फिर क्या करोगी? किधर जाओगी? फरिश्ते, मैं हुमायूं की मोहताज नहीं हूँ। अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है, मैं अपने बेटे को लेकर कहीं भी चली जाऊँगी। तुम उसके बगैर रह लोगी? क्या वो मेरे बगैर नहीं रह रहा? वो फीका सा मुस्कुराई। मगर क्या तुम खुश रहोगी? अगर अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में खुशियाँ लिखी हैं तो वो मुझे मिल ही जाएंगी, भले मैं हाइयो मेरे साथ हो या ना हो। रिश्ते तासुर से उसे देखती रही। आई एम वेरी सॉरी मखमल, अगर तुम कहो तो मैं उसे उसका फैसला बदलने को नहीं। उसने तेजी से बात काटी। आप इस मामले में नहीं बोलिएगा, मगर एक दफ़ा मुसालत की एक कोशिश तो प्लीज़। फरिश्ते, मुझे भिखारी मत बनाएं। उसने कुछ ऐसी बेबसी से कहा था कि फरिश्ते लब काटती रह गई। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसने तुम्हें वजह बताई? क्या मैं नहीं जानती? उसने तल्खी से सर झटका। वो एक माजूर औरत के साथ कब तक रहे, कब तक मेरी खिदमत करे? वो मेरी बीमारी से उकता गया है, मैं जानती हूँ। क्या यही वाहिद वजह है? इसके अलावा और क्या हो सकती है? वल्लाह इलम है, जो भी करना सोच समझ कर करना। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो इस पे अपने दिल को भी राज़ी कर लेना। लव यू सिस्टर। उसने अपने हाथ मखमल के हाथ से उठाए और हौले से उसका गाल थपथपाती खड़ी होगी। बस ये याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ओके? मखमल ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए इस बात पर सर हिला दिया। जब से हुमायूं ने अलहदगी की बात की थी वो लाख फरिश्ते के सामने खुद को साबर शाकर जाहिर करती, वो अंदर से मुसलसल टूट फूट का शिकार थी। उसकी यादाश्त में हुमायूं के साथ बीता एक ही साल था, बाकी के माह साल नैन के पर्दे पे उतरे बगैर ही सिरक गए थे। वो एक साल जो उसने घर में मोहब्बतों और चाहतों के बीच गुजारा था, जब वो दोनों घटनों बातें करते थे। वो कैंडल लाइट डिनर्स, वो लॉन्ग ड्राइव्स, वो रोज़ हुमायूं के तैयार होना, वो टेरेस पे जाकर रात को बातें करना, वो एक साथ की गई शॉपिंग, हर शय उसकी यादाश्त पर किसी फिल्म की तरह गुजरती थी और हर याद उसके दिल पर मजीद आंसू गिराती जाती थी। और अगर तैमूर भी उसके साथ ना रहा तब वो क्या करेगी, किधर जाएगी? अगर हुमायूं ने उसे घर से निकाल दिया तो वो कहाँ रहेगी? क्या अपने चचाओं के पास? क्या वो इसे रखेंगे या फरिश्ते के साथ? मगर फरिश्ते तो खुद तन्हा थी, हुमायूं के घर में मेहमान थी। फिर वो क्या करेगी? यूं लगता था कि वो चिलचिलाती धूप में उसे लाकर खड़ा कर गया है। न छत, न साइबान, मुस्तकबिल का खौफ किसी भयानक आसेब की तरह उसके दिल से चिमट गया था। बार बार ये सवाल जहन में उठते, वो बमुश्किल इनको जुटला पाती। और फिर आखिर कब तक वो इनको यूं झटकेगी?
کبھی نہ کبھی تو اسے ان کا جواب چاہیے ہوگا، اور جس کتاب سے جواب مل جایا کرتے تھے اس کے صفحے بار بار ایک ہی آیت سے کھل جاتے تھے، کبھی ایک جگہ سے کھل جاتی تو کبھی دوسری جگہ سے، اور یہی قصہ سامنے آ جاتا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو ہتاتن۔ مگر ہیلکلِ سلیمانی کا دروازہ کہاں تھا؟ وہ تو بن سواری کے شہر سے نکالی جا رہی تھی، اندر کیسے جاتی؟ وہ سپہر بہت زرد اتری تھی۔ بلقیس نے اسے بیڈ سے ویل چیئر پہ بٹھایا اور باہر لے آئی۔ تیمور لاؤنج میں صوفے پہ کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور پھر نگاہیں کتاب پہ جما دی۔ وہ پیاسی نظروں سے اسے تکتی رہی، یہاں تک کہ بلقیس ویل چیئر لاؤنج کے داخلی دروازے تک لے آئی۔ دروازے کی چوکھٹ پہ لگے گلاس میں بیل بوٹوں اور نقش و نگار کے درمیان اسے صوفے پہ بیٹھے تیمور کا چہرہ نظر آیا، جو بہت غور سے اسے باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ بلقیس ویل چیئر لان میں لے آئی۔ تازہ ہوا کا جھونکا چہرے سے ٹکرایا تو بھورے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ اس نے آنکھیں موند کر لمحے بھر کو موسم کی تازگی اپنے اندر اتارنا چاہی، تبھی دیوار پہ اس پار سے مدھم سی بنبناہٹ سماہت میں اتری، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ اس نے چونک کر بلقیس آنکھیں کھولی۔ اسے گھر آئے مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر وہ کبھی مسجد نہیں گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ بلقیس، مجھے مسجد لے چلو۔ ایک دم سے اس کا دل مچل گیا۔ بلقیس نے فرمانبرداری سے سر ہلا کر ویل چیئر کا رخ موڑ دیا۔ فرشتے کدھر ہیں؟ اس نے سوچا کہ اسے بھی ساتھ لے لے۔ وہ کھانا کھا کر سو گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، وہ جانتی تھی فرشتے تھکی ہوئی ہوگی، صبح بھی وہ فزیو تھراپسٹ کے ساتھ مخمل کی ایکسرسائز اور پھر مساج کرنے میں لگی رہتی ہے، پھر سبزی لانا اور گھر کی نگرانی۔ وہ شام کو مسجد جائے گی، پھر بھی اسے کیوں تھکائے؟ سو اس نے فرشتے کو بلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مسجد کا ہرا بھرا گھاس سے مزین لان ویسا ہی خوبصورت تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ سفید ستونوں پہ کھڑی عالیشان اونچی عمارت، چمکتے سنگ مرمر کے برآمدے، کونے میں رکھے سبزے لہلہاتے گملے، شور مچاتی دنیا سے دور، ہنگامے سے دور، پاک ٹھہرا ہوا کونا کونا، سکون میں ڈوبا ماحول۔ مسجد کے اندر کوئی اور ہی دنیا تھی، ٹھنڈی، تازگی بھری، باوقار سی دنیا۔ اس کے در و دیوار سے سکون ٹپکتا تھا۔ وہ جیسے بچوں کی طرح کھل اٹھی تھی، آنکھوں میں چمک آ گئی، اور پھر بے اختیار ادھر ادھر گردن گھماتی وہ ہر شے دیکھ لینا چاہتی تھی۔ بلقیس آہستہ آہستہ ویل چیئر آگے بڑھا رہی تھی۔ برآمدے میں سنگ مرمر کی چمکتی سیڑھیاں اترتی تھیں، ان پہ مسلسل اوپر نیچے لڑکیاں آ جا رہی تھیں۔ سفید یونیفارم کے اوپر لائٹ گرین سکارف، پاس کلر کے سکارف پہنے وہ مسکراتی ہوئی خوش باش لڑکیاں ہاتھوں میں قرآن اور کتابیں پکڑے ہر کسی کو مسکرا کر سلام کرتی آس پاس نظر آ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ وہ مسکرا کر ہر ایک کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ وہ وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی، ہر کوئی اسے نہیں جانتا تھا، پھر بھی سلام کرنا اور سلام میں پہل کرنے کی حرص رکھے ہر کوئی پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرتا تھا۔ اس کا پور خوشی میں ڈوب رہا تھا۔ یہ ماحول، یہ در و دیوار، یہ تو اس کی ذات کا حصہ تھے۔ وہ کیسے اتنا عرصہ ان سے کٹی رہی؟ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ویل چیئر پہ بیٹھی مسلسل سب کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ نہ کسی نے رک کر طرز سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، نہ کسی نے ترہم بھری نگاہ ڈالی، نہ کوئی تجسس، نہ کوئی کریدھ۔ وہ کونے میں ویل چیئر پہ بیٹھی ساری چہل پہل دیکھ رہی تھی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ ادھر بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بلقیس نے مرکز تک جانے کی اجازت مانگی۔ رات صاحب کے کوئی سرکاری مہمان آنے ہیں، اور فرشتے بیوی نے مجھے گوشت بنوانے کو کہا تھا، میں بھول گئی۔ آپ بیٹھو، میں لے آتی ہوں۔ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ آج دل کر رہا ہے دنیا کو پھر سے دیکھنے کا۔ ایک انوکھی سی چمک نے مخمل کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ وہ اس ماحول میں آ کر جیسے بہت خوش تھی۔ وہ اس خوشی کو اپنے اندر سمیٹ کر اب وہ دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔ آج اسے بازار جانے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ بلقیس عادتاً چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتی اس کی ویل چیئر چلاتی مرکز تک لے آئی۔ مرکز وہاں سے بہت قریب پڑتا تھا۔ وہ گوشت بنوانے دکان میں چلی گئی، جبکہ مخمل باہر بیٹھی رہی۔ گاڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی تھی، لوگ بہت اونچا بول رہے تھے، موٹر سائیکلیں بہت شور مچا رہی تھی، روشنیاں بہت تیز سی۔ ذرا سی دیر میں سارا سکون ہوا ہو گیا۔ دل گھبرانے لگا۔ جلدی کرو بلقیس۔ وہ لفافے تھامے دکان سے باہر آئی تو مخمل سخت اکتا چکی۔ بس بس، یہ سامنے والے پلازے میں ہوٹل ہے، تیمور بابا کے لیے پیزا لے لوں، ورنہ بابا کھانا نہیں کھائے گا۔ بس بی بی 5 منٹ۔ وہ تیز تیز ویل چیئر دھکیلتی کہہ رہی تھی۔ مخمل نے بیزاری اور بے چینی سے سڑک کو دیکھا۔ وہ فراٹے بھرتی گاڑیاں اسے بہت بری لگ رہی تھی۔ ایسی ہی کسی گاڑی نے کبھی اسے ٹکر ماری تھی۔ بلقیس ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑا کر کے اندر چلی گئی۔ وہ اس ریسٹورنٹ کی گلاس واز کو تکتے اس گاڑی کو یاد کرنے لگی جس نے اسے ٹکر ماری تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا یا تھی، پکڑا بھی گیا یا نہیں، کیا ہمایوں نے اس پہ مقدمہ کیا ہوگا، اسے جیل بھیجا ہوگا، مگر یوں مقدمہ کرنے سے اس کا نقصان پورا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر جانے دو، میں نے معاف کیا سب کو۔
उसने सर झटका और फिर बेचैन व मुंतज़िर निगाहों से रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल को देखा। बल्किस जाने कहाँ गुम हो गई थी। वो यूं ही बेजार सी निगाह इधर उधर घुमाती रही और वाक़यातन बुरी तरह ठटकी। रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल के उस तरफ मंजर वहाँ साफ वाज़िह था। कोने वाली मेज़ पे बैठा वो मुस्कुराते हुए वॉलेट खोलता हुमायूं ही था। वो यकटक उसकी मुस्कुराहट को देखे गई। क्या उसे मुस्कुराना याद था? क्या उसे मुस्कुराना आता था? और तभी उसकी नज़र हुमायूं के मुकाबले बैठी लड़की पे फिसली। शोल्डर कट बाल, स्लीवलेस शर्ट, दुपट्टा नदारद कुंवान की तरह पतली आईब्रोज। वो मुस्कुराते हुए कुछ कह रही थी और हुमायूं सर झटक कर मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। इस लड़की को वो अच्छी तरह पहचानती थी। वो आरजू थी और वो वाकई वो आरजू ही थी। हुमायूं वॉलेट से चंद नोट निकालते हुए कुछ कह रहा था जब कोई वो हंसते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। दोनों के दरमियान बेतकल्फी वाजिया और आयां थी। तो ये बात थी हुमायूं, दाऊद तुम्हें आरजू ही मिली थी? उसने गम से लब काटते हुए सर झटका था। फरिश्ते ठीक कहती थी कि शायद यकीनन कोई वजह कोई और ही थी। उसकी माजूरी का तो बहाना था, असल वजह तो वो पतली सी कमान वाली आबरू और शातिर लड़की थी वो जो उसके शोर के साथ सरेआम लंच कर रही थी। उसने कहा था वो हुमायूं को उससे छीन लेगी। उसने ठीक ही कहा था। मखमल ने कर्ब से सोचा। मगरब की सदाएं बुलंद हो रही थी जब बल्किस उसकी व्हील चेयर धकेलती घर के गेट में दाखिल हुई। उसके सामने एक ही मंजर था। कोने की टेबल पे हंसते बैठते मुस्कुराते दो नफोस, एक जाना पहचाना सा मर्द और एक जानी पहचानी सी औरत। वो उजड़ी उजड़ी सी सूरत लिए गुमसुम व्हील चेयर पर बैठी थी। बल्किस कब उसे कमरे तक लाई उसे कुछ इल्म न था। किसी ने उसका शाना हिलाया तो वो चौंकी और फिर गर्दन उठाकर सामने देखा। फरिश्ते हैरान से उसके सामने खड़ी थी। जर्द शलवार कमीज में मलबूस दुपट्टा शानों पे फैलाए। उसने गिरे बुले बाल समेट कर दाएं शाने पर डाल रखे थे। शायद वो भी नहा कर आई थी। किधर गुम हो मखमल, कब से तुम्हें बुला रही हूँ। वो पंजों के बाल उसके सामने कारपेट पे बैठी उसके दोनों हाथ थाम लिए। दाएं शाने पे पड़े उसके गीले बालों से पानी के कतरे टपक कर दामन को भिगो रहे थे। आप ठीक कहती थी फरिश्ते। वो जैसे हार गई थी। फरिश्ते को लगा वो रो रही, मगर उसके आंसू बाहर नहीं अंदर गिर रहे थे। मैंने आज खुद उन दोनों को देखा है। किन दोनों को? वो बुरी तरह से चौंकी। हमायों और आरजू को। आरजू? असद अंकल की बेटी आरजू? हाँ वहीं। क्या असद चचा की डेथ हो गई है? तुमने उन्हें किधर देखा? वो इसका सवाल नज़रअंदाज कर गई थी। मरकज़ के एक रेस्टोरेंट में वो दोनों लंच कर रहे थे, या शायद हाईटी। फरिश्ते? हमायूं हंस रहे थे। मैं तो समझी थी कि वो हंसना मुस्कुराना भूल गए हैं, मगर ये भी हो सकता है कि पता नहीं। मगर वो मुतज़ब्ज़ब थी। कुछ कहते कहते रुक गई। मुझे पता है वो आरजू की वजह से मेरे साथ यूँ कर रहे हैं। उसने कहा था कि वो हमायूं को मुझसे छीन लेगी। उसने ये कर दिखाया। क्या वो कभी इस घर में आई है? हाँ वो अक्सर आती रहती है, मगर तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाने के बाद वो कभी नहीं आई। वाकई उसे हैरत भी हुई और गुस्सा भी आया। आखिर वो किस हैसियत से आती थी उसके घर? आपने उसे निकाला क्यों नहीं, अंदर क्यों आने दिया? ये मेरा घर नहीं है मखमल, मुझे इसका हक नहीं है।